नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और दमदार 10 में आपका स्वागत है। दमदार 10 के पहले सेगमेंट में आज आपको दिखाने जा रहे हैं हम वैक्सीन पर ऐसी जानकारी जो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर मुंबई से एक अजीब तरह की बात सामने आई है। कुछ सोसाइटी में लोगों ने पैसे देकर वैक्सीन लगवाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। अब आशंका है कि वैक्सीन के बदले सिरिंज में ग्लूकोज या स्लाइन भरकर इंजेक्शन तो नहीं दे दिया गया, लेकिन क्या यह बात सही है और क्या ऐसा हुआ है? हमारे मुंबई ब्यूरो के संवाददाता पंकज मिश्रा ने इस पूरी खबर की दिन भर इन्वेस्टिगेशन की है। असल मामला क्या है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सवाल यह है कि जो बॉडी में डाला था वो क्या था। दूसरे दिन हमको कोई भी सिम्टम्स नहीं हुआ। 20 दिन 22 दिन जो भी हो गए, हम लोग को सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं। जब हमने पैसे जब दे रहे थे तभी हमने रिसिप्ट मांगी थी, तो उन्होंने रिसिप्ट नहीं दी थी। ये तो गजब ही हो गया। वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल कैंप लगा, लोगों को कोरोना वैक्सीन भी लगी, लेकिन हाथ में जब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आया तो पता लगा रगों में वैक्सीन नहीं बल्कि कुछ और ही दौड़ रहा है। पूरी मुंबई में मशहूर है कांदीवली की हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी, क्योंकि इसकी गिनती मुंबई की सबसे पॉश सोसाइटी में होती है और यहां रहना कई लोगों के लिए सपने जैसा है। लेकिन जब से मुंबई के लोगों ने यहां हुए वैक्सीन घोटाले की खबर सुनी है, तब से उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी को लेकर खबर यह है कि यहां 30 मई को कोरोना वैक्सीन का कैंप लगा। इस कैंप में 390 लोगों को बारी बारी से कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगी, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाले लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें कोरोना वैक्सीन की जगह कुछ और लगा दिया गया। ग्लूकोज था और इट वाज समथिंग एल्स व्हिच कुड हार्म अस, वी डोंट नो। मे बी ग्लूकोज है या फिर कोई बोल रहा है कि एक्सपायर्ड डोजेज है। जानना है कि अभी जो हमारे बॉडी में है वो क्या चीज़ है। तो मालूम ही नहीं है ना कि हमें ये इंजेक्ट हुआ है वो डोज है कि नहीं है। दिन दहाड़े ऐसी अंधेर कर दी, आपने शायद ही सुनी हो। वैक्सीन के लिए पूरे पैसे भी लिए, लेकिन वैक्सीन के शॉट में क्या लगा ये खुद वैक्सीन लगवाने वाले को भी नहीं पता। वैक्सीन की हर एक शॉट के लिए लोगों से 1260 रुपए लिए गए, यानी 390 लोगों को वैक्सीन लगाने के नाम पर धंधेबाजों ने करीब 5 लाख रुपए वसूल लिए। ये बीते 30 मई की तस्वीरें हैं, जब हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। तब नर्सों के साथ पहुंचे स्टाफ बाकायदा कंप्यूटर और रजिस्टर के साथ लोगों के नाम की एंट्री कर रहे थे, लेकिन अब पता लगा कि सब फर्जी था। मुंबई के वैक्सीन घोटाले का सच जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां वैक्सीन के नाम पर न सिर्फ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई, बल्कि 390 लोगों की सेहत को एक झटके में संकट में लाकर खड़ा कर दिया गया। लिहाजा न्यूज नेशन की टीम ने इस पूरे मामले की तह तक जाने का फैसला किया। मुंबई में न्यूज नेशन रिपोर्टर पंकज मिश्रा ने पुलिस के एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फर्जी वैक्सीन लगवाने को लेकर कांदीवली थाने में हीरानंदानी सोसाइटी के लोगों ने शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की, ये समझने के लिए पंकज मिश्रा कांदीवली पुलिस थाने पहुंचे। थाने में जांच के बाद क्या निकला, पहले वो सुनिए। इस मामले की जांच कांदीवली पुलिस कर रही है। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 2 लोगों से पूछताछ की है, एक जिसका नाम राजेश पांडे है और दूसरा संजय गुप्ता। कि राजेश पांडे ये वो शख्स है जिसने इस वैक्सीनेशन कैंप को आयोजित किया, जिसने खुद को कोकिला बहन अस्पताल का प्रतिनिधि बताया था। वहीं संजय गुप्ता वैक्सीनेशन के दौरान वहाँ पर मौजूद था, टीकाकरण में वो शामिल था। वहीं तीसरा इस मामले का एक आरोपी महेंद्र सिंह फिलहाल फरार बताया जा रहा है। मतलब इस पूरे फर्जीवाड़े में अब तक पुलिस के सामने 3 लोगों के नाम आए हैं। इनमें पहला नाम है राजेश पांडे का, दूसरा संजय गुप्ता और तीसरा नाम है महेंद्र सिंह का। पंकज मिश्रा ने पुलिस से आगे की जानकारी नॉर्थ रीजन के एसपी दफ्तर में जुटाई।
ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। लिहाजा इस पूरे मामले में और ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए हम पहुंचे नॉर्थ रीजन के एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस। इस वक्त हम एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। हमने अंदर जाकर एडिशनल कमिश्नर से बातचीत की। आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में कैमरे के सामने आकर कुछ भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया है। लेकिन जो शिकायत पुलिस को दी गई है, उस शिकायत के बेस पर पुलिस उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है जो इस पूरे स्कैम में शामिल हो सकते हैं। आपके मन में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर इतने सारे लोग वैक्सीन लगवाने के नाम पर चंद लोगों के झांसे में कैसे आ गए। दरअसल हुआ यूं कि बीएमसी ने मुंबई में सोसाइटी टू सोसाइटी वैक्सीनेशन की मंजूरी दी थी, जिसके बाद हीरानंदानी सोसाइटी ने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल से वैक्सीनेशन के लिए संपर्क किया था। इस बीच कुछ धंधेबाजों ने हीरानंदानी सोसाइटी के लोगों से संपर्क किया और उन्हें मुंबई के बड़े अस्पतालों के नाम पर झांसा देकर कैंप की इजाजत ले ली। इसके बाद 30 मई को सोसाइटी में वैक्सीन का कैंप लगाया गया। चीज़ ये भी समझ में आई थी कि जब आप लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया था, इन लोगों ने आप लोगों को तस्वीर खींचने से भी मना किया था। यस, हाँ, उन्होंने हमें तस्वीर खींचने से भी मना किया। तब जाकर हमें ऐसा लगा कि हम क्यों नहीं ये कर सकते। पर जो वैक्सीन का जो वायल था उस पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था, क्या आप लोगों ने ये पहले देखा था? नहीं, हमने नहीं देखा था, लेकिन बाद में किसी ने फोटो निकाल ली थी, तो तब जाके फिर हमारे ग्रुप में तब जाके पता चला कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। 10-15 दिन तक हम उनके पीछे पड़े रहे, तब जाके हमको सर्टिफिकेट आना शुरू हुआ। अलग अलग हॉस्पिटल से, नेस्को से आया, हमें लाइफलाइन गोरेगांव से आया, हमें नानावटी से आया। तब जाके हमें शक हुआ कि ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। हमने जो 1260 रुपीज़ पे किया था उसका कोई इनवॉइस नहीं था हमारे पास। तो दूसरी चीज़ हमको वो एक डाउट में आ रही थी कि इतने और कोई आंसर्स भी नहीं था हमारे पास। डाउट है कि जो वैक्सीन दिया गया था वो वैक्सीन नहीं, कुछ और हो सकता है। हो सकता है शायद, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो है वो मे बी ग्लूकोज है या फिर कोई बोल रहा है कि एक्सपायर्ड डोजेज है। अब जो डाउट हो रहा है वो उसकी शुरुआत कब हुई, कब आपको लगा? एक्चुअली जब हम लोगों ने अगले दिन जब हमने पैसे जब दे रहे थे तभी हमने रिसिप्ट मांगी थी, तो उन्होंने रिसिप्ट नहीं दी थी। तभी भी हमने पूछा था रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही होने वाला है। तभी डाउट गया था, पर लेकिन ऐसे हमने सोचा कि नहीं, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। हालांकि इस वैक्सीन कैंप पर सोसाइटी के लोगों को शुरुआत में ही शक गहराने लगा था, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए किसी का भी कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। वैक्सीन के लिए सभी 390 लोगों से पेमेंट कैश में लिया गया। यही नहीं, वैक्सीनेशन के बाद लोगों को सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। वैक्सीन लगवाने वाले लोग तब और हैरान रह गए जब उन्हें वैक्सीनेशन के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। आमतौर पर कोरोना की कोई भी वैक्सीन लेने के 24 या 48 घंटे के बाद फीवर या बदन दर्द जैसी शिकायतें होती हैं, लेकिन कैंप में जितने भी लोगों को वैक्सीन का शॉट लगा, उन्हें ना तो फीवर आया और ना ही कोई दूसरी दिक्कत हुई। सर आप बताइए कि जब आप लोगों ने वैक्सीन लिया तो वैक्सीन लेने के बाद जो सिम्टम आते हैं, क्या उस तरह का कोई सिम्टम सोसाइटी में बाकी लोगों को आया? किसी को कुछ नहीं आया, कोई सिम्टम नहीं, कोई बुखार, सिर दर्द, बॉडी पेन, हेडेक, नथिंग। कुछ लोगों ने अपने सर्टिफिकेट्स कोविन के जो वेबसाइट है वहाँ पे वेरिफिकेशन का एक प्रोविज़न होता है, QR कोड स्कैन कर सकते हैं। काफ़ी सर्टिफिकेट स्कैन नहीं हो रहे हैं, काफ़ियों में इनवैलिड भी आया है। तो आई थिंक ये काफ़ी कुछ सबूत है आपके पास मानने के लिए कि ये कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। इसमें डाउट का भी, आशंका की कोई गुंजाइश बची नहीं है। ये मतलब इट्स फुल, वी हैव गॉट फुल एविडेंस हियर। अब आपको क्या शिकायत हो रही है, क्या चिंता हो रही है? हमें सिर्फ ये है कि इतने 20 दिन 22 दिन जो भी हो गए, हम लोग को सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं। सिम्टम्स होते हैं, फीवर आता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम हुई? जैसे मेरी बात करो तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, काफ़ी लोगों को कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा लोगों को। जानना है कि अभी जो हमारे बॉडी में है वो क्या चीज़ है, तो हमें पता नहीं कि अभी हमारे बॉडी में फर्स्ट डोज है या नहीं है। तो मालूम ही नहीं है ना कि हमें ये इंजेक्ट हुआ है वो डोज है कि नहीं है, हमें वही नहीं पता है, क्योंकि 390 पीपल में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। काफी दबाव के बाद जिन लोगों को धंधेबाजों ने टीके का सर्टिफिकेट दिया, उसकी भी सत्यता सवालों में है। देखिए, 30 मई को टीका लगा, लेकिन इस सर्टिफिकेट में 12 जून की तारीख लिखी है। वैक्सीनेशन की जगह पर नानावटी अस्पताल का नाम लिखा है। ऐसे ही दूसरे सर्टिफिकेट पर भी कई और अस्पतालों के नाम लिखे गए हैं। नानावटी अस्पताल से जब सोसाइटी के लोगों ने संपर्क किया तो अस्पताल की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से हीरानंदानी सोसाइटी में कोई वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाया गया। मतलब वैक्सीन और सर्टिफिकेट दोनों फर्जी निकले। आज ही हमने महानगर पालिका के आयुक्त को कहा है कि पूरी तरीके से उसकी छानबीन करे, छानबीन करके 15 दिन के अंदर जो है उसका अहवाल हमारे सामने पेश करें। न्यूज नेशन की पड़ताल में ये बात सच निकली।
हीरा नंदानी सोसाइटी में वैक्सीन के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। पुलिस ये जांच कर रही है कि वैक्सीनेशन कैंप में जो शॉट लगाए गए वो क्या थी। इसके अलावा धंधेबाजों के ग्रुप से ये भी पता लगाया जाएगा कि उन्होंने अब तक कितनी हाउसिंग सोसाइटी में ऐसे वैक्सीनेशन कैंप लगाए। बीएमसी ने भी इस पूरे मामले में हाई लेवल जांच का ऑर्डर दे दिया है। 48 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ जो हीरा नंदानी सोसाइटी के लोग हैं उनकी ये मांग है कि इस जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि जो वैक्सीन उन्हें दिया गया है वो क्या उन्हें आगे नुकसान दे सकता है उनके शरीर में, ये बात इन लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में लगातार ये मांग हो रही है कि जो जांच शुरू हुई है उसे जल्दी पूरा किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। दमदार 10 में अब बारी है आज के नेशन स्पेशल की। आप में से ज्यादातर को पता है कि ट्विटर पर हिंदुस्तान में पहली बार एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब इस मामले में आगे क्या होगा? क्या कभी दूसरी सोशल मीडिया साइट्स यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर भी आप मुकदमा कर सकते हैं, या मुकदमा कभी दर्ज हो सकता है, या सरकार मुकदमा कर सकती है क्या? इसे समझने के लिए जरूरी है कि गाजियाबाद के लोनी कांड और उसमें ट्विटर पर लगे आरोपों को समझा जाए। इसे समझाने के लिए हमने लोनी फाइल की पूरी जांच की है। ट्विटर पर मुकदमे के सरकारी फरमान के पीछे की वजह को हमने टटोला है। अगर आप भी किसी सोशल साइट पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, तो आपके लिए यह रिपोर्ट बहुत जरूरी है और इसे आपको जरूर देखना चाहिए। सोशल मीडिया पर झूठ का एक ऐसा तमाशा हुआ जिसे सनसनीखेज बनाने के लिए धार्मिक तड़का दिया गया। आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया गया और उसकी दाढ़ी काट ली गई। पुलिस जांच आगे बढ़ी तो ये मामला धार्मिक न होकर ताबीज को लेकर मारपीट का निकला। पिटाई और दाढ़ी काटने के मामले में कुछ मुस्लिम भी शामिल थे। मारपीट की घटना पूरी तरीके से सत्य है। इसी के चलते 3 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको ऐसे पब्लिश किया गया कि जैसे ये अनजान लोगों के बीच में अपहरण करके सिर्फ धार्मिक उद्देश्य से की गई घटना है। हमारी जांच में ऐसा कोई भी बात निकल करके नहीं आई। झूठ के इस बवाल की गाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर गिरी और गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ पहला केस दर्ज हो गया। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग पिटाई मामले में गलत खबर फैलाने और इसे सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में यूपी पुलिस ने ट्विटर समेत कुछ नेताओं और पत्रकारों को आरोपी बना दिया। इनमें मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, द वायर, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, समा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर आईएनसी और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। अभी हमने ये फर्स्ट ड्राफ्ट है हमारा। आने वाले दिन में हम ये देखेंगे कि जिन लोगों ने डेलिबरेटली कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो कोशिश की है, हम उसको इसमें और शामिल करेंगे। तो ये अभी तो हमारी अभी तक की कार्रवाई है जिसको हमने अपडेट किया। ये है मैनिपुलेटेड मीडिया का मामला। झूठ का एक ऐसा बड़ा बवाल जिसमें पिटाई की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई और जय श्री राम के जयकारे को बदनाम करने की साजिश हुई, और इसका हथियार बना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। ट्विटर के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज हुई? ट्विटर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? कानूनी कार्रवाई के फेरे में आगे क्या फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का नंबर भी आ सकता है? ये सब कुछ आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा किस हद तक गंभीर है और क्या नुकसान कर सकता है। इस आधार पर ट्विटर या तो कंटेंट को मैनिपुलेटेड की कैटेगरी में रखता है या उसे अपने यहां से हटा ही देता है। साथ ही यूजर को चेतावनी दी जाती है कि बार बार नियम तोड़े तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन ट्विटर सवालों के घेरे में है। सवाल ये, ट्विटर ने ऐसे ट्वीट्स के नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल क्यों नहीं लगाया? ट्वीट में गलत तथ्य की जानकारी होने के बावजूद ट्विटर ने वीडियो को क्यों नहीं हटाया? गाजियाबाद पुलिस ने भी जब ट्वीट कर मामले का खुलासा कर दिया, तब भी ट्विटर ने वीडियो को रिमूव क्यों नहीं किया?
पीड़ित बुजुर्ग ने भी एफआईआर में किसी धार्मिक टीका टिप्पणी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन बिना तथ्यों की पड़ताल किए इसे रिट्वीट किया जाता रहा। घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती रही, लेकिन कभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मोहन भागवत को ब्लू टिक से वंचित करने वाले ट्विटर की तरफ से इस वीडियो का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा, ट्विटर के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है, यूपी में जो हुआ उसने फेक न्यूज से लड़ाई में ट्विटर का मनमाना रवैया दिखा दिया। ट्विटर अपने फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म को लेकर काफी उत्साहित रहा है, मगर यूपी जैसे कई मामलों में उसका एक्शन न लेना हैरान करता है। ये दिखाता है कि फेक न्यूज से उसकी लड़ाई में अस्थिरता है। रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर को ये चेतावनी भी दी कि फ्री स्पीच का झंडा उठाकर कानून से नहीं बच पाओगे। दरअसल नए आईटी एक्ट के नियमों को फॉलो न कर ट्विटर ने अब थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल शील्ड को खो दिया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब ट्विटर के ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। आईटी रूल्स 2021 के साथ अगर ट्विटर की कंप्लायंस नहीं है तो ट्विटर कुछ चुनिंदा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अब उसके ऊपर अंबार लगने वाला है मुकदमों का, साइबर क्राइम कंप्लेंट्स का, एफआईआर्स का, और उसे हर मुकदमा हर एक अदालत में हर एक स्टेट में जाकर लड़ना पड़ेगा। पहले तो हनीमून पीरियड चल रहा था 2009 से 2021 तक। वो कहा करते थे, साहब हम इंटरमीडियरी हैं, हमें कानून ने सुरक्षा कवच दे रखा है, इसलिए आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अदालतें कुछ नहीं करा करती थी। लेकिन अब अगर इन ट्विटर की जो स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी खत्म हो गई है तो उन्हें तमाम सारा मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरमीडिएटरीज के तहत कानूनी सुविधाएं और सुरक्षा कवच प्राप्त थी। इसके लिए 2011 में सरकार ने नियम बनाए थे और अब 2021 में उन्हें नए संशोधन के साथ लागू किया गया है, जिसके बाद देश के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 50 लाख से ज्यादा यूजर पर शिकायत अधिकारी रखना होगा। यूजर मेल पोस्ट कर या कॉल करके शिकायत दर्ज करा पाएंगे। शिकायत मिलने की 24 घंटे में पुष्टि करनी होगी। विवादित कंटेंट को 36 घंटे में रिमूव करना होगा। न्यूडिटी वाले कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि ट्विटर ने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कंपनी को एक्स्ट्रा टाइम और कई रिमाइंडर भी दिए गए थे। जो एक आईटी एक्ट था जो 79, जिसके तहत एक प्रिविलेज था उनको कि आप कंटेंट जो भी आ रहा है आपके प्लेटफॉर्म पर उसके सही या गलत होने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि उन्होंने जो भी रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट के थे वो अनुपालन नहीं किया है। लगातार उनको नोटिस भेजे गए हैं। जब उनको 25 तारीख लास्ट डेट थी, उसके बाद उनका एक जवाब आया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उनका जवाब आया कि हमने कंप्लायंस ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किया जो कि एक लॉयर था। इस बीच खबर यह भी है कि ट्विटर ने आईटी मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइन के मुताबिक अंतरिम मुख्य शिकायत अधिकारी अपॉइंट कर दिया है और इसकी डिटेल्स जल्द ही केंद्र सरकार के साथ साझा करेगा। बीते कुछ महीनों में ट्विटर और भारत सरकार के बीच कई बार टकराव हुए, जिसमें किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सामने आई कड़वाहट भी शामिल है। टूल किट मामले में तो जांच के लिए बुलाए जाने पर ट्विटर के क्षेत्रीय अधिकारी ने खुद को अमेरिकी कंपनी का कर्मचारी बताकर दिल्ली पुलिस को अमेरिकी ऑफिस से संपर्क करने की सलाह दे डाली थी। टकराव की स्थिति तब भी बनी जब अमेरिकी कंपनी ट्विटर ने बीजेपी के कई नेताओं के पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया के तौर पर टैग कर दिया। तब केंद्र सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ट्विटर वर्सेस सरकार, भारत के अलावा फ्रांस, पाकिस्तान, इजराइल, रूस, साउथ कोरिया, टर्की जैसे देशों में भी ये हो चुका है। इसके अलावा चीन, ईरान, मिस्र, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में ट्विटर को ब्लॉक किया जा चुका है। चीन में तो इस पर ऑफिशियल बैन लगा हुआ है। फिलहाल भारत में ट्विटर को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर के लिए अब आगे की राह मुश्किल हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। दमदार 10 आप देख रहे हैं। दमदार 10 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बने काफी वक्त हो गया है, लेकिन रुक रुक कर राजनीतिक हिंसा की खबरें लगातार वहां से आ रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया में सैकड़ों तलवारें लहराने का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है और यह वीडियो वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि हथियार लहराने वाले लोग टीएमसी समर्थक हैं, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के समर्थक हैं, और ऐसा करके उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। लेकिन क्या वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा सही है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। पश्चिम बंगाल में सैकड़ों तलवारें लहराने का सच।
किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में तलवार, किसी के पास हॉकी स्टिक और बैंड की धुन पर इन हथियारों को लहराते हुए लोग। करीब 2 मिनट का ये वीडियो किसी को भी चौंका सकता है। उसी तरह इसके साथ किया जा रहा दावा भी हैरान करने वाला है। पहला दावा ये कि वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का है। दूसरा दावा सरेआम तलवार और डंडे लहराने वाले टीएमसी समर्थक हैं। तीसरा दावा ये कि ये तलवार रैली दबंगई दिखाने के लिए निकाली गई। लोग तलवार लेकर उछलते हैं, चिल्लाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तलवार की नुमाइश करने की होड़ मची। इस भीड़ में बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और बच्चे भी। ये धीरे धीरे एक गली से दूसरी गली में एंट्री करते हैं। इस दौरान कोई भी तलवार नीचे नहीं करता। गली किनारे खड़े हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका वीडियो बनाने लगते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पॉलिटिकल किलिंग का मामला गरमाया हुआ है। बीजेपी का यह आरोप है कि लगातार तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा उनके समर्थकों को परेशान किया जाता है और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक अराजक हो उठे हैं और हालत इतनी खराब है कि राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्यपाल भी खासा नाराज है। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच कुछ ऐसी बातें हैं जो दावे पर शक पैदा करती हैं। वायरल वीडियो को देखें तो किसी ने मास्क नहीं पहना है और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह गायब है। इन लोगों को टीएमसी समर्थक बताया जा रहा है, मगर कहीं भी ममता बनर्जी की पार्टी का झंडा नजर नहीं आ रहा। कुछ लोग लगातार बोल रहे हैं, लेकिन ये नारेबाजी राजनीतिक नहीं लग रही। हमने इन्हीं को आधार बनाते हुए अपने कोलकाता संवाददाता से मदद ली, तो उन्होंने इसके पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल का होने से इंकार कर दिया। तो फिर कहां का है वायरल हो रहा वीडियो? चूंकि इसकी लोकेशन नहीं बताई गई, लिहाजा हमने इनविड टूल की मदद ली और फिर चंद सेकंड में इस वीडियो से जुड़ी हकीकत सामने आ गई। एक जगह इसे अक्टूबर 2018 को अपलोड किया गया और जगह बताई गई मध्य प्रदेश का सारंगपुर, जबकि दूसरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो अक्टूबर 2017 को अपलोड किया गया था और बताया गया कि यह मुहर्रम के दौरान देखने को मिला। यानी वायरल हो रहा वीडियो काफी पहले से मौजूद है, जो कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल से कोसों दूर है। इस तरह हमारी पड़ताल में ये दावा गलत पाया गया कि पश्चिम बंगाल में तलवार लहराई गई। दरअसल ये वीडियो मुहर्रम के जुलूस का है और काफी पुराना है। टीम न्यूज़ नेशन। और दमदार 10 में अब बारी है वो 10 खबरें जो आज सुर्खियों में रही बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं एक साथ। यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने रोहिंग्या को लेकर दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि कालिंदी कुंज इलाके में रोहिंग्या लोगों को अवैध तरीके से बसाया जा रहा है और इसके पीछे आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल हैं। जमीन जो हमारे उत्तर प्रदेश की है उसको सबको खाली कराएंगे। वहाँ के विधायक ने कुछ अराजकता की है, सरकारी अधिकारियों ने जो किया है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर है। न्यूज़ नेशन पर अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि कालिंदी कुंज में 2008 से रोहिंग्या रह रहे हैं और जब खुद रोहिंग्या खतरे में हैं तो उनसे देश को खतरा कैसे हो सकता है। किसी के पास कोई सबूत है इस चीज़ का, वो रोहिंग्या है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कम से कम, भाई वो भी इंसान है। बीजेपी वाले इसको इशू बना रहे कि उनसे देश को खतरा है, वो बेचारे खुद खतरे में हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर जारी सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा में 30 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। আমরাও জানতে চাইছি মুখ্যমন্ত্রী এই যে 2 তারিখের পর থেকে যে রাজনৈতিক হিংসা চলছে 30-32 জন মানুষ মারা গেছেন, সেই ব্যাপারে ওনার মত কি আছে। इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ 3 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। खबर है कि राज्यपाल गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर बंगाल हिंसा की रिपोर्ट सौंप सकते हैं। वहीं बंगाल हिंसा पर राज्यपाल की चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद ममता सरकार ने गवर्नर के रवैये पर ही सवाल उठा दिए हैं। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो सीएम को लिखी चिट्ठी सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं। इस तरह का आचरण मर्यादा के अनुकूल नहीं है।
एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती अपने चुनावी भाषणों की वजह से कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। फिल्मी डायलॉग से जनता को भड़काने और ममता बनर्जी के खिलाफ असंवैधानिक भाषा के इस्तेमाल के आरोप में मिथुन पर शिकंजा कस गया है। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। कोलकाता के मानिकतला पुलिस स्टेशन में मिथुन से वर्चुअली पूछताछ हुई। मानिकतला में मिथुन के भाषण को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। मानिकतला थाने में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ धारा 153A, 504, 505 और 120B के तहत शिकायत की गई थी। आरोपों को खारिज करने के लिए मिथुन ने हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। हंगामे की ये तस्वीर पटना के एलजेपी ऑफिस के बाहर की है। पोस्टर के जरिए चाचा पशुपति कुमार पारस पर वार किया जा रहा है। फिल्म बाहुबली वाले पोस्टर से चाचा को गद्दार बताया जा रहा है। यहाँ सुरक्षा कर्मियों और चिराग समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। चाचा पशुपति पारस पर पलटवार के लिए आज पहली बार चिराग पासवान कैमरे पर आए। निरंतर एक लंबे समय से एक बात स्पष्ट थी कि पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, जो चाहते थे कि भैया हम लोग कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में रहें। चिराग पासवान पशुपति पारस को लोकसभा में पार्टी का लीडर नियुक्त करने पर ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन चाचा भतीजे की तमाम आपत्तियों को गलत बता रहे हैं। संसदीय दल के नेता मुझको बनाया गया। चिराग पासवान जी अब संसदीय दल के नेता हैं, अन्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान के बीच 5 दिन से सचिन पायलट ने दिल्ली में डेरा डाले रखा था। उम्मीद थी कि पार्टी हाईकमान से मुलाकात होगी तो वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन पार्टी के किसी बड़े नेता से पायलट की मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में वो जयपुर चले गए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान सचिन पायलट की मांग के आगे नहीं झुकने वाला है। ऐसे में राजस्थान में पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच तनातनी आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। पंजाब पुलिस ऐसे गिरोह के लोगों की तलाश में है जो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आवाज में कांग्रेस के नेताओं को फोन कर रहे हैं। आरोप है कि गिरोह के लोग प्रशांत किशोर की आवाज में सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी के लिए कांग्रेस नेताओं को उकसा रहे हैं। प्रशांत किशोर होने का दावा करने वाला कॉलर फोन पर कांग्रेस नेताओं को ये भरोसा भी देता है, अगर वो सलाह पर अमल करते हैं तो दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के पास मुद्दे उठाएंगे। इस वक्त प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस भी पूरे एक्शन में है। लुधियाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के सुराग तलाश रही है। कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही तमाम तरह की अफवाहों पर बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया है। दरअसल कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग में राष्ट्रीय संयोजक गौरव पंधी ने ट्वीट के जरिए कोवैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले सीरम पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस से पूरे मामले में सफाई मांगी है। कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। सब जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन ही है। मेड इन इंडिया को वैक्सीन पर देश को गर्व है। सवाल है, आखिर देश में वैक्सीन पर सियासत कब रुकेगी? मध्य प्रदेश में कोरोना टेस्ट में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। न्यूज नेशन के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उससे पता चला है कि कोविड टेस्ट के लिए दर्ज मोबाइल नंबर ज्यादातर एक ही हैं। 5 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिनके आधार पर कई लोगों का कोविड टेस्ट किया गया। हैरानी की बात यह है कि सभी रिपोर्ट नेगेटिव है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे किसी घोटाले से साफ इनकार कर रही है। रिपोर्ट के मामले में जो कांग्रेस के आरोप है उसका पूरी तरह खंडन भेजा है। आप कलेक्टर के खंडन को पढ़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। अमेरिका रूस में जारी तनातनी के बीच स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने मिलते ही एक दूसरे के साथ गर्मजोशी भरे माहौल में हाथ मिलाया। प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस समिट की पहल के लिए धन्यवाद किया। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच साइबर हमले समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। G7 समिट के बीच दोनों नेताओं के इस मुलाकात पर हिंदुस्तान की भी नजर है। दरअसल अगर ईरान पर लगे प्रतिबंध में छूट को लेकर अमेरिका और रूस में कोई सहमति बन जाती है तो भारत में पेट्रोल की कीमत तेजी से गिर सकती है। आईसीएमआर की नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि गर्भवती और बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं के लिए कोरोना घातक साबित हुआ। आईसीएमआर ने गर्भवती और बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद की महिलाओं को लेकर हाल ही में एक स्टडी की है। कुल 1530 महिलाओं पर यह स्टडी हुई है। इसमें पहली वेव की 1143 और दूसरी वेव की 387 महिलाएं स्टडी में शामिल की गई। इस स्टडी में यह बात सामने आई है कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में मृत्यु दर बढ़ गई। दूसरी लहर में मृत्यु दर 5.7% तक पहुंची।
और अब वो खबर जिसे देखकर आपको सुकून का एहसास होगा। गाजीपुर में गंगा नदी से 21 दिन की मासूम बच्ची बहती हुई मिली। इस बच्ची को लेकर यूपी की योगी सरकार ने ऐलान किया कि नवजात के पालन पोषण की जिम्मेदारी यूपी सरकार उठाएगी। सीएम योगी ने नवजात को लेकर निर्देश जारी किया है। बच्ची को बचाने वाले नाविक के लिए भी सरकारी सहायता का आदेश दिया गया है। नदी में मिली गंगा का सरकार करेगी पालन पोषण। नदी में मिली नवजात को योगी सरकार ने लिया गोद। 13 जून का दिन गुल्लू चौधरी के लिए नायाब रहा। उन्हें गंगा की धारा से बड़ा तोहफा मिला। लकड़ी के बक्से में जन्मपत्री के साथ नवजात बच्ची मिली। देवी देवताओं की तस्वीरों वाले बक्से में चुनरी में लिपटी थी मासूम। वहाँ बच्चे को आवाज मिली तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोले तो उसमें देखें कि बच्चा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने नवजात को आशा ज्योति केंद्र पहुंचा दिया। इस मामले में राज्य बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। उधर सीएम योगी ने नवजात कन्या के पालन पोषण समेत सभी खर्च उठाने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने गंगा की गोद से मिली 21 दिन की मासूम के पालन पोषण की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी है। इसके साथ ही नवजात को बचाने वाले गुल्लू चौधरी को भी तत्काल सरकारी आवास समेत सभी सरकारी सहायता देने के निर्देश दिए गए। टीम न्यूज नेशन। दमदार 10 में आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।